नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री रोहित पांडे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव में कई बार रहे हैं, सेक्रेटरी ऑनरेरी सेक्रेटरी भी रहे हैं, आज जानते हैं बीसीडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पांडे साहब, एक बात बताइएगा, पिछले 2-2.5 साल के अंदर करीबन 50,000 वकील बना है जो कि यंग एडवोकेट है, करीबन। आप नहीं समझते कि ये इस बार का इलेक्शन यंग एडवोकेट के लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, वही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए जो एडवोकेट्स हैं वही डिसाइडिंग फैक्टर हैं। इसलिए है कि वो अपनी समझ अब रखने लगे हैं, पहला। दूसरा, उन्हीं को अगर जगह नहीं मिलेगी, उन्हीं को अगर एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब एक कैंपस से दूसरे कैंपस में आता है, जब वो अपने लॉ कैंपस से निकल करके जब आप एडवोकेट्स के कैंपस में आता है, कोर्ट में आता है, तो वो पहले ढूंढता है कि किसके पास आपका एजेंडा क्या है यंग एडवोकेट के लिए? देखिए, मेरा एजेंडा ये है कि सबसे पहले कोई भी एडवोकेट्स आता है तो उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि वो कहीं किसी चैम्बर में जाए, जिस चैम्बर में जाए वो चैम्बर उसको अच्छे से उसको पहले सिखाए, बताए कि वो कोर्ट में किस कोर्ट में जाना है उसको, और उसको क्या क्या चीज़ें जो उसने पहले झेली हैं वो कम समय में उसको वो चीज़ मिले। और दूसरा, उसकी आमदन का जरिए के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी दाल रोटी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखिए, स्टाइपेंड जो मिलना चाहिए वो तो बार काउंसिल को देना है। जो हम सीनियर्स हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपना जगह बना लिया है, अच्छी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने जूनियर्स को जो है पे करना चाहिए। दूसरा ये है कि क्योंकि उनकी अलग अलग अपनी प्रैक्टिस होती है, तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको मेडिकली फिट करना है, जल्दी से जल्दी उनको एक चैम्बर्स सारे जितने भी आपके जो कैंडिडेट हैं, सभी के सभी यंग एडवोकेट को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, आप तो नहीं कहीं दिखा रहे? सर देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि एक देखिए जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं, बीसीडी का मतलब है कि गवर्नमेंट से फाइट करना है। बीसीडी का मतलब हुआ कि क्योंकि आप जो अब स्टैट्यूटरी पावर रखते हैं, तो स्टैट्यूटरी पावर जो रखते हैं वो देखिए, वो आपको गवर्नमेंट से आपको चीज़ें लेनी है। मैं तो यही कहता हूँ कि एसोसिएशन जो है, वो एसोसिएशन और बार काउंसिल में बहुत फ़र्क है। बार एसोसिएशन जो है वो आपके सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे वो जाता है और आपको सर्व करता है, लेकिन बार काउंसिल का जो काम है वो क्या करता है कि जब वो आपको गवर्नमेंट से जो फंडिंग है, क्योंकि वो एडवोकेट्स एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है वेलफेयर करने के लिए बनाया है, तो वेलफेयर जो करना है वो बार काउंसिल का जो 25 लोग हैं जो चुने जाएंगे, इन्हीं को आगे जा करके उनकी नुमाइंदगी करेगा। उन लोगों को जो यंग मेंबर्स है, उन यंग मेंबर्स को क्या ज़रूरत होती है? देखिए, वो जब कैंपस, मैंने क्या कहा, तो कोर्ट से बाहर जब कोर्ट में आएगा, तो कोर्ट में आने के बाद उसकी जब फैसिलिटी नहीं देगा, कौन देगा फैसिलिटी? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार देगी। तो सरकार देगी तो सरकार से कौन बात करेगा? सरकार से यही 25 लोग बात करेंगे जो पावर दी गई है, जो एडवोकेट्स एक्ट के तहत उनको काम करना था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब आने वाली जो जनरेशन वो समझ गई है कि इन जो अभी आपने कहा ना कि 50,000 लोग आ गए हैं, वो लोग आए हैं जो पिछले 2-2.5 साल में, पिछले 2-2.5 साल में जो आए हैं, वो अब डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए होंगे क्योंकि उनको पता है, उनको ज़रूरतें उनको पता है उनको, क्योंकि अब वो उनकी अपने आप में खुददारी इसलिए है क्योंकि वो अपने पेरेंट पे बेस नहीं होना चाहते। कोरोना पीरियड के अंदर वकीलों को लाइन बनाकर भिखारियों की तरह लाइन में खड़ा कर दिया गया, 1 महीने का राशन दिया गया। क्या यही डिग्निटी है एडवोकेट की, जिसको आप कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, गार्जियन ऑफ द सोसाइटी? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोरोना के टाइम की अगर आप बात करें तो देखिए, वो सभी ने उस चीज़ को, उस महामारी को झेला है, और ये महामारी एक ऐसी थी जिसमें हर किसी ने एक दूसरे की मदद की है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन बार एसोसिएशन, बार काउंसिल की क्या जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी बात थी। मैं तो ये आज भी कहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स की प्राइमरी ड्यूटी बनती थी कि वो एक बच्चे को, एक लॉयर्स को, वो कहाँ पे कौन कैसा क्या किस मुसीबत में है उसकी मदद करे। लेकिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में की, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं बार का एक्टिंग सेक्रेटरी बनाया गया था मुझे, तब मैंने वहाँ पे काम किया। तो क्या किया कि हमने अपनी देखिए, बार एसोसिएशन के पास फंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार काउंसिल के पास नहीं होती है। बार काउंसिल के पास पैसे होते हैं। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट SCBI ने बहुत लोगों की मदद केस में कोई। एनीवे सर, वेद प्रकाश शर्मा जी जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रहे, उन्होंने एलिगेशन लगाए कि बार एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर हैं वही करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वही जजों को अल्टीमेटली ऑफर देते हैं, पैसे मांगने की बात काम करवाने की बात करते हैं। इसी चीज़ को के मनन साहब ने कहा, इसी चीज़ को आपके राजीव खोसला साहब कहते हैं कि वी आर अगेंस्ट द करप्शन इन जुडिशरी। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप चुने जाते हैं तो इसके बाबत आपका क्या एजेंडा होगा? और जी देखिए, बिल्कुल सही कहा कि जुडिशरी में जो करप्शन है वो, उसको अगर कहीं आपको पता चलता है
तो आप उसको वॉइस रेस करना चाहिए और उस पर आपको भी कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन बार काउंसिल ने कभी स्टैंड नहीं लिया। जुडिशरी जब भी करप्शन में लिप्त पाई गई है, हमेशा वो अपने आप को शट डाउन किया है, कभी वो उसने वॉइस रेज नहीं किया, कभी उस पर एक्शन लेने की बात नहीं की। क्या इनसे पिछले 7-8 साल का जब से ये लोग आए हुए हैं, जब से ये इनका टेन्योर खत्म है, इनसे इनका लेखा जोखा नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए, क्योंकि हमें आपको ये पता नहीं, जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो ये आपको जब तक आप दिखाएंगे नहीं। देखो बार हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपका अंडर का मतलब हुआ कि आप एडवोकेट्स एक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी उसका लेखा जोखा है, वो जब तक आप पब्लिक नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, जो डे टू डे के अफेयर्स को नहीं आप दिखाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं डाउट होगा, कहीं ना कहीं संदेह होगा कि कहीं गड़बड़ है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रोहित पांडे जी। मेरी गुड विश आपके साथ है। परमात्मा आपको बीसीडी का इलेक्शन जिताए, आपका जो एजेंडा है एडवोकेट के प्रति वो पूरा हो। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस।